नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। कापड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के क्वारंटीन में जाने की वजह से बुधवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी गई है। ये आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये बैठक अब 2 सितंबर को होगी। रावत की मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण रिपोर्ट आई थी, जिसमें उनमें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन वे एहतियातन 3 दिन के लिए क्वारंटीन पर हैं। सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों और परिवार समेत जांच कराई थी और सभी की रिपोर्ट ठीक आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधानी के लिए मैं अगले 3 दिन आइसोलेशन में रहूंगा और अपने आवास में ही जनसामान्य और राज्य के विकास संबंधी शासन के कार्य फोन पर और वर्चुअली देखूंगा। कानपुर के बीजेपी विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन की बीजेपी में वापसी के साथ सभी दल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया है। इसको लेकर अब कांग्रेस भी बीजेपी का चाल चरित्र का वर्णन करती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कुंवर प्रणब चैंपियन ने जब उल्टी सीधे बयानबाजी दी थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया और प्रणब चैंपियन को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन 13 महीने बाद पार्टी ने उन्हें वापस ले लिया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उनमें ऐसे कौन सा गुण दिखाई देने लगा, इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र कैसा है। चैंपियन को कारण बताओ नोटिस जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उनके कृत्य के लिए 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो अभद्र टिप्पणी की थी, उसका भी भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया था। अब पार्टी ने उन्हें वापस ले लिया है। बताए तो सही भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कौन से गुण जो है चैंपियन में पैदा हो गए जिसकी वजह से उन्होंने वापस लिया है। उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो क्या निर्णय ले क्या नहीं ले, लेकिन चैंपियन प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को जो है आम उत्तराखंड के लोग पहचान चुके हैं। उत्तराखंड में द्वाराहाट के बीजेपी विधायक पर महिला उत्पीड़न के आरोप के बाद आज नैनीताल में आम आदमी पार्टी में आक्रोश दिखा। आप पार्टी ने सरकार पर विधायक को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए धरना और प्रदर्शन किया। नैनीताल के पंत पार्क में आज आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस बीच कुछ लीडरों ने राज्य में पार्टी का स्टैंड भी साफ किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक महिला की ओर से अल्मोड़ा जिले में द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर बच्ची का बाप होने का आरोप लगाते हुए सरकार पर बचाने का आरोप लगाया। महिला ने विधायक पर अनदेखी करने और ब्लैकमेल का गलत आरोप लगाने का आरोप लगाया था। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर विधायक को बचाने का आरोप लगाया है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने विधायकों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने नारी शक्ति के खिलाफ जो बयान दिए हैं, जो नारियों का शोषण जो लिखते हैं विधायक, उनको संरक्षण प्रदान कर रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, बल्कि इनडायरेक्टली इशारा कर दिया कि जब वो कोर्ट से दोषी सिद्ध होंगे तभी उनके बारे में विचार किया जाएगा। तो ये इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती जिन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया है, जिन्होंने उत्तराखंड का अपमान किया है, जिन्होंने उत्तराखंड की देवभूमि का। उसको लेकर आपका क्या विरोध प्रदर्शन किया गया? हाँ, तो आज कल जो था पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने सभी जगहों पर धरना प्रदर्शन किए। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में सभी संतों ने एक सुर में राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की मांग की है। बैठक में कुंभ मेला कार्य और पालघर में हुई संतों की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
बुधवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। जूना अखाड़ा स्थित माया देवी मंदिर परिसर में हुई बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज और महामंत्री हरि गिरी महाराज समेत 13 अखाड़ों के संत मौजूद रहे। यहां सर्वसम्मति से तय हुआ कि हरिद्वार महाकुंभ अपने तय समय पर ही होगा, जिसे लेकर होने वाले कार्यों में तेजी लाने की मांग की गई। कोरोना को देखते हुए मेले के स्वरूप को बड़ा या छोटा करने का निर्णय फरवरी में लिया जाएगा। साथ ही बकाया राशि का अखाड़ों को तत्काल भुगतान किए जाने के लिए भी कहा गया है। बैठक में संतों ने मांग की है कि दिवंगत संतों के नाम पर हरिद्वार के घाटों के नाम रखे जाएं। पहला प्रस्ताव पास हुआ है कि कुंभ मेले के कार्यों में तेजी लाई जाए। कुंभ मेला 2021 में ही होगा, अधिकारी इस बात को जान लें। मेला उस समय देखा जाएगा कोरोना का क्या स्थिति है। अगर कोरोना समाप्त हो जाएगा तो मेला भव्य होगा। अगर कोई परिस्थिति बदलती है तो जो सरकार की गाइडलाइन होगी अखाड़ा परिषद बैठ के तय की जाएगी। अखाड़ों के अस्थायी कार्य, कुठार, भंडार, संत निवास के बनने की जो धनराशि दी जा रही है तत्काल दी जाए। हरिद्वार के आने जाने वाले मार्ग जिनके कार्य अभी अधूरे हैं वो पूरे किए जाएं। संभवतः मैं मानता हूं कि लॉकडाउन के कारण कार्य अधूरे हैं और तेजी लाई जाए। जहां तक संभव हो हरिद्वार की गलियां, रोड जो भी हैं सब तत्काल बारिश के बाद बनाई जाए। आदरणीय अशोक सिंघल को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास हुआ है। साथ में जो उस समय गोरखपीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ जी, निर्वाणी यानी कि अभिराम दास जी, दिगंबर के रामचंद्र परमहंस जी, इसके अलावा जो भी अखाड़े वहाँ पे थे उनके नाम से हरिद्वार में स्मृतियाँ बनाई जाए। पाल घर की ये हुआ कि सीबीआई जांच की मांग की गई है, लेकिन इसके पहले हमारा एक प्रतिनिधि मंडल उद्धव ठाकरे से मिलने जाएगा और ये मांग करेगा कि आपकी तरफ से यह मांग की जाए कि सीबीआई जांच की जाए। ये प्रस्ताव आज पास हुआ। 28 तारीख को हमारी बैठक सचिवालय में 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों के ऋषिकेश में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेज बनाने के 1 साल बाद भी छात्रों को नए कोर्स का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे गुस्साए छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका। छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। नए शैक्षिक स्तर के लिए बीए संकाय में 200 सीट कम कर दी गई है, जिससे छात्र खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जबकि कैंपस कॉलेज बनाते समय विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दावा किया था कि शहर का कोई भी छात्र अब उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर नहीं जाएगा। सिंह रावत जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री है, उनका आज पुतला फूंका है। युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये केवल छात्रों की बात नहीं है। जो छात्रों के अभिभावक हैं उनकी भी मांग रही है पिछले कई वर्षों से। जब से यहाँ पर ऑटोनोमस कैंपस बना था, पूर्व में 7 से 8 हज़ार बच्चे रेगुलर परीक्षार्थी थे और 10-1 हज़ार प्राइवेट परीक्षार्थी थे। उसके बावजूद हमारी सरकार ने पिछले साल यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जी जो यहाँ के विधायक भी हैं और उच्च शिक्षा मंत्री ने संयुक्त रूप से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के कैंपस की घोषणा करी थी। उस घोषणा में हम आशंकित थे कि जो गोपेश्वर महाविद्यालय का बुरा हाल, क्योंकि वहाँ की जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता थी, पूर्व में गोपेश्वर भी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसकी जो शिक्षा की गुणवत्ता पूर्व में होती थी, वो जब से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का कैंपस बना तब से वहाँ की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता घट गई। तो हम आशंकित थे, मगर इन्होंने हमें समझाया, छात्रों को समझाया कि 84 नए पाठ्यक्रम इस महाविद्यालय में इस सत्र से चालू होंगे। अगर वो केवल छलावा साबित हुआ, उसमें से एक भी कोर्स। आज हमने धन सिंह रावत माननीय शिक्षा मंत्री जी का पुतला फूंका है। आज जिस तरह से यहाँ श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ऋषिकेश पीजी कॉलेज में बनाया गया है, इसमें सीटों का आवंटन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। सीटें बहुत कम है। हमारी सरकार से यही मांग है कि सीटें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, जिस तरह से छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। और हम सरकार से यही मांग करते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे जाकर हम पूरा युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगा और धन सिंह रावत का आगे और घोर प्रदर्शन होगा।
बीजेपी में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी को लेकर प्रदेश में आप पार्टी की ओर से जगह जगह विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया जा रहा है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में भी प्रणव सिंह की वापसी पर सरकार और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज रुड़की में भी आम आदमी पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं ने शहीद चंद्रशेखर चौक पर एकत्रित होकर बीजेपी सरकार और संगठन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया और कहा कि बीजेपी संगठन और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देती है जो उत्तराखंड वासियों और प्रदेश को सरेआम गाली देकर बात करते हैं। एक और तो बीजेपी उत्तराखंड को ऊंचाइयों पर ले जाने के सपने दिखाती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी उत्तराखंड को गाली देने वाले जैसे लोगों को संगठन में वापस कराती है, जो बेहद निंदनीय है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई और बहुत से कार्यकर्ता बिना मास्क लगाए भी देखने को मिले, जिस पर पुलिस ने भी कार्रवाई की है। विरोध प्रदर्शन है वो भाजपा के करनी और कथनी के ऊपर है, और दूसरा जो हमारा विरोध है वो कुंवर प्रणव सिंह के दोबारा से रिजॉइनिंग करने के ऊपर है, क्योंकि कल तक जो है कुंवर प्रणव सिंह ने पूरे उत्तराखंड को गाली दी और उन्हें बद्दा मजाक उनके लिए किया, जिसकी वजह से भाजपा ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन अब भाजपा की पता नहीं क्या ऐसी मजबूरी थी जो उन्हें मजबूर होकर 14 महीने के अंदर ही कुंवर प्रणव सिंह को दोबारा से जो है पार्टी में ज्वाइन कराया। दूसरी बात यह है कि हमारा विरोध ये है कि आपने विकास के नाम पर विकास कह के आपने जनता से वोट लिया था, लेकिन जो विकास का आपने वादा किया था उस विकास का एक भी वादे को आपने पूरा नहीं किया। यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है, यहाँ के सड़कों का बुरा हाल है, यहाँ के स्वास्थ्य का बुरा हाल है, यहाँ की शिक्षा का बुरा हाल है, और कोरोना का महामारी चल रहा है, इसमें तो सरकार बिल्कुल ही फेल है। और आम आदमी पार्टी द्वारा एक आज प्रदर्शन किया गया है। करीब 30-40 लोग बिना किसी वैध अनुमति के सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए वहाँ इकट्ठा हुए थे और उनके द्वारा नारेबाजी की गई थी। इस पूरी नारेबाजी और प्रदर्शन को पुलिस द्वारा कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया गया है और उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा 188 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करने की तैयारी की जा रही है। अपन उत्तराखंड में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आपन उत्तराखंड में स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। उत्तराखंड वॉलीबॉल संघ ने खेल नीति 2020 को लेकर बीते दिन देहरादून में आयोजित बैठक में खिलाड़ियों की अपेक्षा का आरोप लगाया है। गोपेश्वर में आयोजित वॉलीबॉल संघ की एक बैठक में कहा गया कि राज्य की नई खेल नीति निर्माण में राज्य के खिलाड़ियों, कोचों और खेल संघों की उपेक्षा की गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में न तो किसी खिलाड़ी को बुलाया गया था, न ही किसी संघ के पदाधिकारी को इस महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया गया था। उत्तराखंड वॉलीबॉल संघ के सेक्रेटरी होम पुजारी ने कहा कि राज्य में 6 ओलंपिक और लगभग 200 से ज्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और अन्य खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, लेकिन किसी को भी इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया, ना ही उनसे कोई सुझाव मांगने का प्रयास किया गया है। ये है कि जो ये उत्तराखंड खेल नीति को बना करके खेल नीति 2020 के संबंध में जो मीटिंग रखी गई थी, इसमें
उत्तराखंड के जो खेल संघ है जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं, और विशेष करके हमारा जो वॉलीबॉल संघ है, उत्तराखंड वॉलीबॉल संघ है, और फुटबॉल के संघ हैं, और जो द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, जो ओलंपियन हैं, इनको इग्नोर करके कुछ ऐसे लोगों को उस मीटिंग में बैठा दिया गया कि जो कि जिनका खेल से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। और इससे क्योंकि खेल नीति उत्तराखंड को लेके बन रही है, तो इन लोगों का जिनका योगदान रहा है खेल में, इनको बुलाया जाना सबसे ज़्यादा आवश्यक था। बिल्कुल, मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले जो डिप्टी डायरेक्टर हैं खेल विभाग के श्री धर्मेंद्र भट्ट जी, साथ में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं DK सिंह जी, और साथ में उनके नीरज गुप्ता जी। जबकि नीरज गुप्ता जी कल वहाँ पे ब्रीफिंग दे रहे थे। नीरज गुप्ता जी युवा कल्याण के अधिकारी हैं और उनका खेल से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये किस बात की ब्रीफिंग दे रहे हैं वहाँ? जबकि खेल विभाग, हमारे पास पूरा एक ऐसा विभाग है जहां कॉम्पिटेंट कोच है, द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, ओलंपियंस हैं, उनको आपने ब्रीफिंग के लिए, उनको आपने एडवाइस नहीं ली, ब्रीफिंग के लिए आपके पास खेल विभाग में कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है, तो ये एक तो दुर्भाग्य की बात है। थराली विकासखंड कार्यालय में आज प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर तालाबंदी करते हुए खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें विकासखंड के ग्राम प्रधानों ने जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल हर घर नल योजना के लिए ग्राम पंचायतों को कार्यदायी संस्थान बनाने की मांग की। ग्राम प्रधानों ने विकासखंड कार्यालय में तालाबंदी के साथ ही विकासखंड परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। वहीं प्रधान संघ थराली के अध्यक्ष जगन मोहन रावत ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद देखरेख के लिए ग्राम पंचायत को योजना का हस्तांतरण होना है, तो फिर कार्यदायी संस्थान ग्राम पंचायत को ही बनाया जाए और योजना के ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। शीघ्र करो, शीघ्र करो। कोई भी पेमेंट नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे गांव के मजदूर श्रमिक लोग कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। इसमें हमारे श्रमिकों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। लोग घर घर में आ रहे हैं, हमारे घर में रोज आ रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि हमारे पेमेंट नहीं करें। गाँव में बहुत दिक्कत हो रही है। मनरेगा में भारत सरकार द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है कि जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल योजना के तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें कि जल संस्थान विभाग और पेयजल निगम और स्वजल विभाग के साठगांठ से इसका क्रियान्वयन जो है कि ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा है। और जबकि निर्माण कार्य ठेकेदार करेंगे, उसके तत्पश्चात ये सारी स्कीमें जो है कि ग्राम पंचायतों का हैंड ओवर हो जाएंगी और उसके बाद इसका रख रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है। तो प्रधान संघ मांग करता है, जब हमने इन स्कीम बनने के बाद रख रखाव ग्राम पंचायतों ने करना है, तो प्रधान संघ चाहता है कि इन कार्यों का क्रियान्वयन भी ग्राम पंचायतें ही करें और कार्यदायी संस्था भी ग्राम पंचायत ही रहे। और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि ग्राम पंचायतों में जो है कि ठेकेदारी व्यवस्था करके ठेकेदार आके काम करें और इसमें ताकि ग्राम पंचायतों के काम करने से हमारे गाँव के जो बेरोजगार हैं एवं जो प्रवासी आजकल गांव में जो जटिल समस्या उनके रोजगार की बनी हुई है, प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सके और ग्रामीण स्तर पर जो है कि बेरोजगारी दूर हो सके। आगे किस तरीके से ये धरना हमारे पूरे प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया गया है और यह धरना हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, कल भी रहेगा, भविष्य में जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, प्रदेश सरकार को इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हमारा प्रधान संघ का जो है धरना प्रदर्शन। जॉली ग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल में डायलिसिस सेवा का विस्तार करते हुए डायलिसिस मशीनों की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है, जिससे हिमालयन हॉस्पिटल उत्तराखंड का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर बनाया गया है। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर विजय धसमाना ने कहा कि हिमालयन हॉस्पिटल में गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार इजाफा किया जा रहा है, जिससे कि हिमालयन हॉस्पिटल की एक ही छत के नीचे मरीजों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। हॉस्टल में प्रत्येक महीने औसतन 2600 डायलिसिस किए जाते हैं। आयुष्मान आधार कार्ड के माध्यम से 1800 डायलिसिस प्रतिभा निःशुल्क दिए जाएंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल समेत देश के कई राज्यों से इस हॉस्पिटल में मरीज डायलिसिस के लिए आते हैं। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के जो हिमालयन अस्पताल है, इसमें डायलिसिस के मरीजों को
असुविधा हो रही थी, क्योंकि रोगियों की संख्या ज़्यादा हो गई थी और डायलिसिस की मशीनें कम थी। तो अब ऐसे रोगियों को जो इंतज़ार करते रहते थे डायलिसिस कराने के लिए, उनके लिए नई सुविधा हिमालयन अस्पताल में शुरू हो गई है। 40 बेड का 40 डायलिसिस मशीन 24 घंटे अब हिमालयन अस्पताल में रोगियों की सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। और डायलिसिस जो हमारा नेफ्रोलॉजी विभाग है, इसमें हम लोग लगभग 2600 डायलिसिस पर मंथ कर रहे हैं। तो रोगियों की सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए डायलिसिस यूनिट का एक्सपेंशन किया गया, जिसका आज विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। और इससे रोगियों को लाभ मिलेगा, इनको सुविधा मिलेगी, आसानी हो जाएगी, जल्दी उनका नंबर आ जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम इसी तरह से रोगियों की सेवाएं करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। मसूरी में अब हर रोज कोई ना कोई कोरोना संक्रमण की चपेट में नजर आने लगा है, जो कि पहाड़ी की रानी मसूरी की शांत वादियों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पिछले दिनों मसूरी उपजिला चिकित्सालय में कार्यरत युवती में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद बुधवार को सिविल अस्पताल में सर्दी खांसी की शिकायत से पीड़ित एक महिला और उसके बच्चे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं मसूरी के से लगते हुए केम्प्टी क्षेत्र से बुखार की शिकायत पर आए हुए एक व्यक्ति की जब जांच की गई तो उसमें भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। सिविल अस्पताल के CMS डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि सभी लोग मामूली बुखार और खांसी के इलाज के लिए अस्पताल आए थे। जब उनकी जांच की गई तो तीनों लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित मिले। डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद इन्हें जिला चिकित्सालय देहरादून भेज दिया गया है। साथ ही इनके सीधे संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। सर कितने पेशेंट और मिले हैं और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी? आज हमारे पास खांसी जुकाम के 3 पेशेंट्स आए थे और 3 में से हमारे डॉक्टर्स ने कोविड टेस्ट कराया और तीनों पॉजिटिव निकले हैं। उसमें एक माँ है और एक उनका बेटा है। हस्बैंड पहले पॉजिटिव आ गए थे और एक केम्प्टी का है जो थतीउड़ ज़िले में आता है, वो भी हमारे यहाँ दिखाने आए थे और वही पॉजिटिव आए हैं। तीनों को देहरादून शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा सर, तो इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो संभवतः कहाँ से कोरोना के संक्रमण हुए होंगे इनमें? अब ये कहना मुश्किल है। कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जा रहे हैं इनके और अभी कुछ लोग छुपाते भी हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन ये कि अभी कॉन्टैक्ट ट्रेस करने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री है या इनके यहाँ कोई आया है, जो इनके रिश्तेदार कोई आए हों जो ये नहीं बताना चाहते हो। तो टोटल आज 3 आए। और सर एक तो केम्प्टी से है, एक केम्प्टी थतीउड़ के हैं और बाकी 2 हमारे यहाँ के हैं। आपके स्टाफ के नहीं, मतलब यहीं के मसूरी। पहले फेसबुक पर दोस्ती और उसके बाद शादी का झांसा देकर यौन शोषण, यह आरोप लगाया है रुड़की की गंगनहर कोतावली क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने। पीड़ित युवती ने गंगनहर कोतावली पुलिस को तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रुड़की की गंगनहर कोतावली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती जो मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है, युवती ने रुड़की पुलिस को बताया कि 2017 में दीपक राजपूत नाम से उसकी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसके बाद उसकी दीपक राजपूत से दोस्ती हो गई। काफ़ी लंबे समय तक दोनों के बीच फेसबुक मैसेंजर पर चैटिंग होती रही। इसी बीच दीपक किसी काम से श्रीलंका चला गया, तब भी दोनों का बातचीत का सिलसिला चलता रहा। युवती ने तहरीर में बताया 2018 में दीपक उसके घर आया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती के मुताबिक दीपक ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया, जिसके बाद वो लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन शोषण करता रहा। वहीं सीओ चंदन
सिंह बिष्ट ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।